हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 9 फरवरी को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द पेटीएम पेमेंट बैंक डिबेकल। आरबीआई ने क्यों पेनलाइज किया है पेटीएम पेमेंट बैंक को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नोडल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, पेमेंट बैंक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट बैंक आपको प्री में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर द रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू राइस प्राइसेस। जो राइस के प्राइस बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए सरकार क्या क्या मेजर्स कर रही है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट, डिबेट अराउंड सब कैटेगराइजेशन विद इन एससी कोटा। एससी कोटा के अंदर सब कैटेगराइजेशन की क्या डिबेट चल रही है, जो 7 जज बेंच बनी है उसने अपनी वर्डिक्ट रिजर्व कर ली है, कब आएगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। और लास्ट आर्टिकल है हमारा वाइट पेपर, व्हाट वाइट पेपर सेस एंड डजंट। इसमें हम डेटा जो है एनालाइज करेंगे, ट्रेंड एनालाइज करेंगे, फिस्कल डेफिसिट वाले, रियल ग्रोथ जो जीडीपी थी, यूपीए टाइम और एनडीए टाइम, ये 10-10 साल का डेटा एनालाइज किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें आप अपने मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और प्री में भी आ सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज, और नीचे मोर में क्लिक करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द पेटीएम पेमेंट बैंक डिबेकल। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से ओके इम्पॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं इसे एज एन एग्जांपल। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक के ऊपर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, दोबारा से क्वेश्चन आपको आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है आपके प्री के पर्सपेक्टिव से। नोडल अकाउंट क्या होते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो ये चीज़ें हम इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। प्री एस्पेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, और इसलिए ही ये आर्टिकल मैंने लिया है क्योंकि प्रीलिम्स आ चुका है पास में और क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। शुरू करते हैं आर्टिकल। इशू क्या है, क्यों आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को पेनलाइज किया है, ये समझते हैं। The Reserve Bank of India barred its payment bank subsidiary Paytm Payment Bank Limited from obtaining further deposit and top up in its accounts or wallet from February 29। रिसेंटली आरबीआई ने जो है पेनलाइज किया है पेटीएम पेमेंट बैंक को, और कहा है कि वो फर्दर ना टॉपअप करवा सकते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवा सकते हैं न्यू कस्टमर से फ्रॉम February 29। ना ही इनके अकाउंट में पैसा जाएगा, ना ही इनके वॉलेट में पैसा जाएगा। ये सारी सर्विसेज पे बैन लगा दिया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ये ऐसा क्यों किया है, लेटेस्ट मूव जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बाहर आई है और उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि ये लोग जो गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। परसिस्टेंट नॉन कंप्लाइंसेस एंड कंटिन्यू मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स इन द बैंक। जो केवाईसी नॉर्म्स हैं उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो गाइडलाइंस है आरबीआई की पेमेंट बैंक से रिलेटेड उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। इवन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इश्यूज भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि सुपरविजन में है आरबीआई के पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, इसलिए ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई है। एक्चुअल में क्या क्या सर्विसेज बंद हुई है डिटेल में समझते हैं। आरबीआई ने डिसअलाउ कर दिया है पेटीएम सब्सिडरी को फ्रॉम एक्सेप्टिंग फर्दर डिपॉजिट, टॉपअप एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन इट्स ऑपरेटेड वॉलेट और अकाउंट फ्रॉम February 29। 29 फरवरी के बाद से कुछ भी नहीं चलने वाला है ये सब, ठीक है। ना डिपॉजिट्स होंगे इनके वॉलेट अकाउंट में, ना टॉपअप हो पाएंगे, ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो पाएगा। ये सारी चीज़ें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में भी फॉलो की जाएगी। फास्टैग भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आरबीआई ने ये ज़रूर कहा है अगर आपका बैलेंस है ऑलरेडी तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बैलेंस ख़त्म होने के बाद आप इसे फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पीपीबीएल की जो बैंकिंग सर्विसेज है उसे भी प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। ना आईएमपीएस होगा, ना आधार बेस्ड पेमेंट होंगे, ना यूपीआई होगा, ना बिल पेमेंट होंगे, कुछ भी नहीं होगा। और साथ में इन्हें ये भी कहा है कि ये अपने जो नोडल अकाउंट हैं ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, ये सारे अकाउंट्स को टर्मिनेट करना है February 29 या उससे पहले से, ठीक। नोडल अकाउंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। नोडल अकाउंट आर अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट ओपन बाय बिजनेस फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड आर यूज्ड फॉर होल्डिंग मनी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग बैंक्स फ्रॉम कंज्यूमर साइड एंड अल्टीमेटली रेमिटिंग टू स्पेसिफिक मर्चेंट।
इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये नोट्स, ये आपको PDF मिल जाएगी, आप उसको ऐड कर लीजिएगा नोडल अकाउंट के बारे में। ठीक, यहाँ पर अमेज़न क्या है, इसने एक अकाउंट खोला पेटीएम में, इसे हमने नोडल अकाउंट बोला। अमेज़न क्या करता है, इंटरमीडियरी का काम करता है। मर्चेंट है, मर्चेंट ने अपनी शॉप का मोबाइल यहाँ पर अमेज़न में डाला। आप कस्टमर हैं, आपने कस्टमर होके देखा कि यार ये बढ़िया मिल रहा है मोबाइल, आपने ऑर्डर कर दिया। अब इसने आपको डायरेक्टली भेज दिया, आप इसे पेमेंट करोगे किसे, अमेज़ॉन को। अमेज़ॉन जो आपका पेमेंट होता है उसे किस में रखता है, नोडल अकाउंट में। नोडल अकाउंट किसके पास खोल रखा है उसने, पेटीएम पेमेंट बैंक के पास। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में जो है पैसा गया और फिर ये पैसा वापस मर्चेंट को दे दिया जाता है। तो ये बेसिकली आसानी से जो इंटरमीडियरी है वो पैसा इधर उधर कर सके, जो मर्चेंट है उसे पैसा मिल सके, कस्टमर को रिटर्न पैसा मिल सके, ये सारी चीज़ें ईजी करने के लिए नोडल अकाउंट बनाए जाते हैं। RBI ने ये सब मैंडेट किया हुआ है। ठीक है, इसकी अलग से गाइडलाइंस बनाई गई हैं। और जो इंटरमीडियरीज हैं वो क्या हैं, एग्रीगेटर हो गए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, पेमेंट गेटवे हो गए। ठीक है, तो ये लोग ही नोडल अकाउंट ओपन कर सकते हैं पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में। तो नोडल अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, सबको 29 मार्च तक ख़त्म करना है। उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन परमिट नहीं किया जाएगा, RBI ने ये इंस्ट्रक्ट किया है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें होने का कारण क्या है, वही यार प्रॉपरली जो इन लोग क्या कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो RBI की गाइडलाइंस है। पेमेंट बैंक को लैंड करने की परमिशन नहीं है, दे कैन नॉट बी अलाउड टू लैंड। लेकिन उसके बावजूद भी PPBL डायरेक्टली तो लैंड नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं थर्ड पार्टी के थ्रू जिसमें लैंडिंग प्रोविजंस हैं। तो ये सारी चीज़ें है ना, जो गाइडलाइंस हैं उसके अगेंस्ट में हैं, कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं KYC का, इसलिए ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली एक और न्यूज़ आई थी, NDTV प्रॉफिट जो पब्लिकेशन है उसमें रिसेंटली पाया कि उसके अकाउंट में 1000 लोगों के अकाउंट को लिंक किया हुआ है उनके सेम पैन कार्ड में। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू भी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जब रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे चार्जेस दोबारा मिलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के तो फिर RBI नहीं डील करेगा, ED डील करेगा पेटीएम पेमेंट बैंक से। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। मेन जो हमारा पार्ट था वो था नोडल अकाउंट, ये पूछा जा सकता है, और पेमेंट पेटीएम और पेमेंट बैंक पूछा जा सकता है। अब पेमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं यार, है ना। तो पेमेंट बैंक सेटअप होगा मिनिमम 100 करोड़ की जो पेड अप कैपिटल है उससे। इनको CRR मेंटेन करना पड़ता है और SLR 75% मिनिमम SLR मेंटेन करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इसे आपको याद रखना है। पेमेंट बैंक बेसिकली सिमिलर टू अदर बैंक होते हैं बट ऑपरेटिंग एट अ स्मॉलर और रिस्ट्रिक्टेड लेवल पर इसे ऑपरेट किया जाता है। मेनली 2016 में रघुराम राजन जी थे, उस समय ये आइडिया फ्लोट किया गया था और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका मेन पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाना, रूरल एरियाज़ में पेमेंट बैंक का बढ़ाना, क्योंकि बेसिकली जो ब्रांचेज हैं वो रूरल एरिया में खोली नहीं जा सकती बैंकों की, इसलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया गया। इससे ऑनलाइन बैंकिंग को भी क्या मिला, पुश मिला। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, इट कैन नॉट एडवांस लोन और इशू क्रेडिट कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं ना तो वो एडवांस लोन दे सकते हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट बट नॉट टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट अपन करवाते हैं ना 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और एक होता है डिमांड डिपॉजिट, रखा और जब इच्छा हुई ATM गए और पैसा निकाल लिया। तो दे कैन इशू ATM जिसके थ्रू आप अपने डिमांड डिपॉजिट कभी भी निकाल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट वो आपको ऐसे प्रोडक्ट दे नहीं सकते कि आप 10 साल के लिए हमारे यहाँ पैसा रखिए। ये सारी चीज़ें पेमेंट बैंक के पास नहीं है, अथॉरिटी नहीं है ये सब करने की। ठीक, इट कैन नॉट सेटअप सब्सिडरीज, ये सब्सिडरीज भी सेटअप नहीं कर सकते हैं खुद की। ऑल्सो इट कैन नॉट एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट। रेमिटेंस का पैसा यूज़ तो ज़रूर करते हैं लेकिन NRI के डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट आपको प्री में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल था। पेमेंट बैंक के ऊपर आपको 100% क्वेश्चन इस बार दिख सकता है।
नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर द रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू राइस प्राइसेस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एग्रीकल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। सरकार राइस के प्राइसेस को ईज़ करने के लिए काफ़ी सारी स्टेप्स ले रही है। उन स्टेप की हम इस आर्टिकल में बात करेंगे, उसके क्या इम्पैक्ट हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी और इस बार राइस के प्रोडक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑब्वियसली जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तभी प्राइसेस बढ़ते हैं। तो सरकार जो डिमांड है उसको कम करने में या फिर सप्लाई को बढ़ाने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, इसलिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच में, तो कुछ ऐसी राइस की वैरायटी है जिसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्राइसेस 10 रुपीज़ पर केजी से ऊपर बढ़ चुके हैं। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है राइस में हमें देखने के लिए मिल रहा है। एक कारण है प्रोडक्शन का कम होना। 2022 से 23 के बीच में इंडिया ने जो है 135 मिलियन टन ऑफ राइस प्रोड्यूस किया था, जो कि 62.84 लाख टन हायर था पिछले साल से। ऑब्वियसली उसके पहले वाले साल में है ना पेंडेमिक ईयर था, तो उससे ज़्यादा ही होगा। काफ़ी ज़्यादा तादाद में किया था प्रोडक्शन 22-23 में, और ईयर भी अच्छा था। ला लीना ईयर था, पानी वानी बराबर आया था। लेकिन अब एल नीनो ईयर है और इस बार जो एस्टिमेट आ रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि जो पानी है वो बहुत ही कम गिरा है, इसलिए जो पैडी का प्रोडक्शन है वो भी इस बार गिरा है। स्पेशली सदर्न स्टेट में इनएडुकेट रेनफॉल हुई है, पानी अच्छे से नहीं आया है। तमिलनाडु में जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 30% ड्रॉप होने की न्यूज़ है। कर्नाटका में 25% डिक्लाइन होने की बातचीत की जा रही है। ठीक, नॉर्थ में ज़रूर प्रोडक्शन बढ़ा है लगभग 15%, लेकिन ओवरऑल ये माना जा रहा है कि जो इस बार राइस का प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। तो सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, और डिमांड उतनी की उतनी है, तो प्राइस तो राइस होना ही पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा सरकार एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करती है, तो सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हैं। क्या क्या मेजर्स लिए? पहला तो सरकार ने जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट उसको रोक दिया है और एक्सपोर्ट को भी रोक दिया है। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, टैरिफ बढ़ा दिया गया है। 20% ड्यूटी जो है इम्पोज की गई है पर बॉइल्ड राइस में। नॉन बासमती वाइट राइस को प्रोहिबिटेड कर दिया है, एक्सपोर्ट किया ही नहीं जा रहा है। इवन अगर हम बात करें जो बासमती है उसका भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रखा गया है, वो भी बहुत हाई है। तो इतना ज़्यादा हाई रख दिया है सरकार, जो बाहर एक्सपोर्ट है उसको कम करने में लगी है, ताकि जो सप्लाई है डोमेस्टिक मार्केट में उसको बढ़ाया जा सके। ऑब्वियसली सप्लाई ही तो सरकार को बढ़ाना है। ठीक, और इसके अलावा सरकार ने क्या किया है, उसने अपना रिटेल सेल ऑफ भारत राइस को लॉन्च किया है टू जनरल कंज्यूमर एट 29 रुपीज़ पर केजी। 29 रुपये में भारत राइस आपको स्टोर्स में मिल जाएंगे। जो सरकारी स्टोर्स हैं वहाँ पर 29 रुपीज़ पर केजी में भारत राइस लॉन्च किया है, रिटेल सेल लॉन्च की है। ठीक है, सरकार ऑफ टेक कर रही है बहुत ज़्यादा राइस फार्मर से एमएसपी में, और फिर जो लोग हैं उनको 29 रुपीज़ केजी में बेच रही है। इलेक्शन ईयर है तो सरकार ये करेगी ही करेगी। इसके अलावा जो रीसेंट मेजर्स लिए हैं सरकार ने वो क्या है, उन्होंने ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर और चेन रिटेलर्स, मिलर्स को सबको कहा है कि तुम्हारे जो स्टॉक है ना ब्रोकन राइस के, नॉन बासमती के, वाइट राइस के, पार बॉइल्ड राइस के, बासमती एंड पैडी सब के, इनके जितने भी तुम्हारा होलसेल स्टॉक है वो हमको दिखाओ। क्योंकि सप्लाई, इतना मेजर्स लेने के बावजूद भी सप्लाई नहीं बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा। ज़रूर होल्डिंग कर रहे होंगे ये सब के सब, जितने भी ट्रेडर्स हैं, होलसेलर हैं, दबा के बैठे होंगे ये, है ना। और फिर बाद में जब प्राइसेस हाई होंगे तब मार्केट में निकालेंगे। तो इन सब से बोला है कि अपने अपने स्टॉक जो है ऑनलाइन शो करो हमको। तो ये सारी चीज़ें सरकार क्या कर रही है, प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए कर रही है। आखिर प्राइसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों में? तो सबसे पहला रीज़न जो है वो क्या है, जो एमएसपी है राइस की पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है ना। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो मार्केट प्राइस जनरली इससे ज़्यादा ही रहता है ना। ये एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपको चार्ज होगा। अब एमएसपी बढ़ा है तो ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ी गई है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इन राइस कंज्यूमिंग स्टेट कुछ वैरायटी ऐसी है जिसका प्रोडक्शन भी घटा है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में खाई जाती है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण जो राइस है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, एक्सपोर्ट को कम करने का ट्राई किया है, उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ राइस का प्राइस बहुत ज़्यादा है और बासमती वगैरह की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हैं लोग। तो एक्सपोर्ट
जो कर्व किए गए हैं, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाया गया है, ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी सरकार का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2023-24 की बात करेंगे तो अभी 2.8 मिलियन टन एक्सपोर्ट हो चुका है। सिमिलर जो है 2022-23 में 2.7 मिलियन टन था। तो एक्सपोर्ट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। 5 था 19-20 में, 20-21 में 13 था, 21-22 में 17 था, 22-23 में 16। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है एक्सपोर्ट कर्ब करने से, कंट्रोल करने से। अगर देखा जाए तो सरकार क्या कर सकती है, इंपोर्ट जो है ईज़ कर सकती है। अगर राइस का इंपोर्ट ईज़ हो जाएगा तो बाहर से सप्लाई बढ़ जाएगी, और ये मार्केट तरीका भी है ना। ये जो तरीका है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बाहर से जो राइस है वो सस्ता राइस आएगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो जो प्राइसेस है वो आराम से कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कब करने से बेहतर ये है कि इंपोर्ट ईज़ किया जाए, ये सही तरीका होता है। हालांकि सरकार जो है एक्सपोर्ट कर्व करके भी अच्छा खासा पैसा बना रही है। जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है उसके थ्रू, कस्टम ड्यूटी के थ्रू सरकार पैसा कमा रही है, क्योंकि बाहर के मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत है। तो ये भी एक तरीके से सरकार का रेवेन्यू में बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा एक और रीज़न है कि सरकार जो है राइस का यूज़ इथेनॉल प्रोडक्शन, कैटल फीड और कंजम्पशन 3 तरीके से कर रही है। ज़्यादातर जो है प्रायोरिटाइज किसको करने की ज़रूरत है, कंजम्पशन को करने की ज़रूरत है। इथेनॉल प्रोडक्शन में और कैटल यूज़ में जो राइस है उसे प्रायोरिटाइज नहीं किया जाना चाहिए, ताकि ईज़ हो सके, प्राइसेस सप्लाई बढ़ सके और आने वाले टाइम में प्राइसेस कम हो सके। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका। नेक्स्ट आर्टिकल है कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट, डिबेट अराउंड सब कैटेगराइजेशन विद इन SC कोटा। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 341 की बात करेंगे, रिजर्वेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्री के पर्सपेक्टिव से। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से जो वर्डिक्ट आएगी फाइनल वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई नहीं है। जो आर्टिकल है वो सब कैटेगराइजेशन विद इन SC कोटा की बात की जा रही है। एक एग्जांपल से सब समझेंगे SC कोटा के अंदर सब कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी राज्य ने 25% जो है SC कोटा दे रखा है। अब 25% रिजर्वेशन है SCs के लिए, लेकिन कुछ ऐसे डोमिनेंट कास्ट हैं SC के अंदर भी जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रही है, और बाकी जो कास्ट हैं वो बहुत अंडर रिप्रेजेंटेटेड है। तो सरकार क्या चाहती है कि इस 25% में 15% मैं एक और रिजर्वेशन बना देता हूँ और बोलता हूँ कि इस 15% का लाभ जो बहुत अनरिप्रेजेंटेड हैं उन्हें दिया जाना चाहिए, और बचे 10% का सारे लोग उठा सकते हैं। डोमिनेंट कास्ट भी उठा सकती है और अंडर रिप्रेजेंटेड भी उठा सकती है, या सिर्फ डोमिनेंट। तो अलग अलग रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है अलग अलग कैटेगरीज को। इसे ही सब कैटेगराइजेशन कहा जाता है। होपफुली सब कैटेगराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। OBC में ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन चल रहा है। जी रोहिणी कमेटी बनाई गई है और उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है ना। चुनावी ईयर है इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में OBC के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होगा। SC में भी सब कैटेगराइजेशन की बात की गई है, लेकिन कुछ लीगल हर्डल्स हैं और उसी के कारण सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, हियरिंग चल रही थी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जज बेंच है विच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपनी वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया है रिगार्डिंग द सब क्लासिफिकेशन अमॉन्ग द शेड्यूल कास्ट केस। क्या कंट्रोवर्सी है ये समझना है। वर्डिक्ट आएगी तब अपन समझेंगे कि जो फाइनल वर्डिक्ट है वो क्या है। ठीक, तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बेसिकली जो लीगल हर्डल है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, 2004 के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो केस था उसका नाम क्या था, EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसमें कहा था 5 जज बेंच ने कि आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन says that only the president can notify which community get reservation and state don't have power to tamper with this। आर्टिकल 341 में क्लियर कट ये लिखा गया है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कौन सी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और कौन सी कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है क्लियर कट आर्टिकल 341 में है, और इसलिए जो पर्टिकुलर केस था उसके हिसाब से सब कैटेगराइजेशन की पावर स्टेट से ले ली गई थी। ठीक, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी,
ये समझते हैं। 1975 में जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और डिवाइड किया 25% ऑफ एससी रिजर्वेशन को उस समय दो कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी थी वाल्मीकि एंड मजहबी सिख कम्युनिटी की। इस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, है ना। जो 25% रिजर्वेशन है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और जो बहुत अनरिप्रेजेंटेड हैं ये दो कम्युनिटी, इनको प्रायोरिटी दी गई जॉब से रिलेटेड या फिर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें थी, इसमें ये लोग को सबसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद बाकी कम्युनिटी आएगी। बढ़िया 30 साल तक ये चला। जो नोटिफिकेशन था इसमें कोई इशू नहीं था, 30 साल तक ये प्रावधान चल रहे थे। लेकिन ये लीगल हर्डल फर्स्ट टाइम कब आया? 2004 में, जब चिन्मया केस हुआ, और उस समय इस केस के अंदर आंध्र प्रदेश ने भी सिमिलर एक्ट लेकर आया था 2000 में, जिसमें सब कैटेगराइजेशन किया था। इसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि इट इज़ अ वॉयलेटिव ऑफ राइट टू इक्वालिटी। और उसके बाद जो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट है, उसने 1975 वाला जो नोटिफिकेशन था उसको भी क्या कर दिया? स्ट्रक डाउन कर दिया। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ऐसे बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने अक्टूबर 2006 में दोबारा से एक नया लॉ लेके आए। इनिशियली नोटिफिकेशन था, एग्जीक्यूटिव बैक था, अब लॉ लेकर आए और पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विस एक्ट 2006 में लाया गया, और जिसमें दोबारा से फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया? वाल्मीकि एंड मजहबी सिख कम्युनिटीज़ को। 2010 में हाई कोर्ट ने दोबारा इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इन देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इसको 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफ़र किया गया। चूँकि चिन्मया जो केस है वो भी 5 जज केस था, 5 जज की बेंच थी। तो जो नई बेंच बनाई गई 2020 में, वो 7 जज बेंच बनाई गई। और उस समय जो अरुण मिश्रा जी जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा कि 2004 के डिसीज़न को एक बार रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट होमोजेनस ग्रुप हैं, इससे ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप हैं जो अलग अलग तरह के हैं और अलग अलग उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला है। तो हम सारे एससीज़ को एक ग्रुप मानेंगे, ये कहना, इस तरह का क्लासिफिकेशन करना सही नहीं है। और सारे ग्रुप्स जो है, सारे कास्ट जो है अनइक्वल है एससी के अंदर भी। इनफैक्ट एसटी में भी ये सारी चीज़ें हैं, और ओबीसी में ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये होमोजेनस ग्रुप नहीं है, ऐसा अरुण मिश्रा जी ने, जो फॉर्मर जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा। उसके बाद जो है ऑलरेडी 2018 में जर्नैल सिंह वर्सेस लच्छी नारायण गुप्ता में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा था कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को एससी कैटेगरी में भी लाने की ज़रूरत है। तो अब चीज़ें बदल गई है, 2004 वाली चीज़ें नहीं रही है, तो वापस जो है रिकंसिडर किया जा रहा है और 7 जज की बेंच बनाई जा रही है। उसमें ये डिसाइड होगा कि सब कैटेगराइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। वर्डिक्ट आएगी तब हमें पता चलेगा। होपफुली ये चीज़ें आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट आर्टिकल और है, वो भी देख लेते हैं। व्हाट वाइट पेपर सेज एंड डज नॉट। ठीक है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वाइट पेपर लाने की बात की थी और कहा था कि हम जो पिछली सरकार है उन्होंने क्या क्या ब्लंडर किया है उसको वाइट पेपर में रखेंगे और डिस्कशन करेंगे कि हमने यहाँ से क्या क्या अच्छा किया है। तो उन्होंने वाइट पेपर लेके आया। उन्होंने 10 ऐसे पॉइंट दिए जो यूपीए के 10 साल में बहुत बड़े ब्लंडर थे, जैसे कि उन्होंने रिफॉर्म नहीं किया, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, ग्रोथ नहीं हुई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ा। ये सारी चीज़ें उसमें वाइट पेपर में रखी गई है। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल आया है। क्या क्या सच है, क्या क्या झूठ, इससे हमें मतलब नहीं है। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन हमारे लिए जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है। डेटा, ट्रेंड्स आए हैं और डेटा आपको पूछा जा सकता है। फिस्कल डेफिसिट देखेंगे तो 2004-05 से लेके 13-14 तक, तो आप फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड देख लो। 3, 4, 3, 2, फिर 6, फिर 6.11, फिर 4, उसके बाद 5, फिर 4 और फिर 4। तो इस तरह का जो है 2004 से 14 के बीच में रहा है ना स्टेडली डिक्लाइन हो रहा है, ना स्टेडली इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ता घटता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप 2014 से 24 के बीच में देखेंगे तो जो फिस्कल डेफिसिट है ना, वो किस तरह का रहा है, 4 से, यहीं 4 से शुरू हुआ है, उसके बाद कम हुआ,
ये 5 साल तक फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है। 2014 से 2018-19 तक के 5 ईयर स्टेडली डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। अगर इस साल का आता है तो आपको लिखना है कि हाँ 5 साल तक स्टेडली डिक्लाइन हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ा और फिर सडनली बहुत राइज हुआ 9.17 पेंडेमिक के कारण, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो 2020 से 24 के बीच में भी स्टेडली डिक्लाइन हो रहा है फिस्कल डेफिसिट। ठीक, तो दोनों ट्रेंड आपको याद रखना है। ओवरऑल एवरेज की अगर हम बात करें तो यूपीए के समय में 4.7 था फिस्कल डेफिसिट और एनडीए के समय में 5.1 है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो एनडीए के समय फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, जो कि सरकार क्लेम कर रही है कि यूपीए के समय ज़्यादा था। रियल ग्रोथ की बात करें तो एनडीए के समय में 5.9% 10 साल की रियल ग्रोथ रही है। यूपीए के समय वो भी ज़्यादा रही है। रियल ग्रोथ यूपीए के 10 साल में 6.80 रही है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लगभग 15% है और इन केस में लगभग 10% है। यूपीए के समय में एक चीज़ जो फेवर में नहीं गई थी इकॉनमी में, वो थी इन्फ्लेशन एनडीए के समय में मॉडरेट रहा है। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर भी चुके हैं, पहले भी ये कंपैरिजन कर चुके हैं। इसमें ट्रेंड फिस्कल डेफिसिट का इंपॉर्टेंट है यार, ग्रोथ का ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है अगर आप इकोनॉमिक ऑप्शनल वाले हो तो, या फिर आप इसे अपने आंसर में भी लिख सकते हो। देखो 7.9292, 8.06, 7 पॉइंट, तो यहाँ पर आप हाईएस्ट देखें 8.5 तक गया है और ये न्यू जीडीपी सीरीज़ से है ना। अगर पुरानी जीडीपी सीरीज़ होती तो 9 पॉइंट समथिंग तक भी गया था। और ये हमारा ग्रोथ नंबर है एनडीए वाले। ठीक, यहाँ पर भी 9.05 गया है 2021-22 में, लेकिन ये बेस ईयर के कारण गया है क्योंकि पिछले बार नेगेटिव में था। तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा भी डिजिट में चेंज हुआ तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए ये 9.05 है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अब जो है रेलेवेंस बढ़ना शुरू हुआ है, ये बेस जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो गए हैं। इसलिए होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, इसलिए होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।